हेलो फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। आज से हम लोग पढ़ेंगे कंपनी लॉ। तो देखिए, कंपनी लॉ को पढ़ने से पहले आपको कुछ बेसिक रूल्स पता होने चाहिए कि लॉ को पढ़ा कैसे जाता है। आप प्रीवियस सेमेस्टर में पढ़ा होगा कि लॉ को पढ़ने के कुछ रूल्स होते हैं, लेकिन मैं आपको फटाफट क्विक रिवाइज करा देता हूं। देखिए, इसके अंदर आते हैं आपके पास, सबसे पहले आते हैं सेक्शन। सेक्शन के बाद आता है आपका सब सेक्शन। सब सेक्शन के बाद आता है क्लॉज, और क्लॉज के बाद आता है आपका सब क्लॉज। इसके बाद पैरा और सब पैरा भी हो सकता है। जनरली ये रूल अप्लाई होता है। तो अगर मैं लिखता हूं सेक्शन 5, ब्रैकेट में लिख देता हूं 1, यहां पे लिख देता हूं ए, और यहां पे लिखता हूं 2, तो ये होगा आपका सेक्शन, ये होगा आपका सब सेक्शन, ये होगा आपका क्लॉज, और ये होगा आपका सब क्लॉज। तो आपने देखा जनरली यही रूल अप्लाई होता है, लेकिन कुछ इसके एक्सेप्शन भी हैं। अगर ये टॉपिक्स इंटररिलेटेड है, इंटररिलेटेड का मतलब है कि सेम टॉपिक के बारे में बात किया जा रहा है, तो ये रूल अप्लाई होगा। लेकिन अगर ऐसे टॉपिक हैं जो कि इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे से उसका कोई भी कनेक्शन नहीं है, तो वहां पे आपके पास सीधे आ जाएगा सेक्शन, एंड सीधे आ जाएगा आपके पास क्या, क्लॉज। तो ये आएगा कहां पे, मैं आपको बता देता हूं। देखिए, कोई भी एक्ट जब आप पढ़ते हैं इंडिया का, तो उसके अंदर सेक्शन 1 में लिखा रहता है उसकी एप्लीकेबिलिटी। एप्लीकेबिलिटी का मतलब है कि ये जो एक्ट है वो कहाँ कहाँ पे अप्लाई होता है। उसके पीछे रीजन ये है कि जम्मू एंड कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस दिया गया था, जिसको 2019 में रिवोक कर लिया गया है। तो लगभग सभी एक्ट्स में चेंजेस कर दिए गए हैं, जिनके अंदर लिखा हुआ रहता था कि दिस एक्ट अप्लाइज टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और सेक्शन 2 में लिखा रहता है सर्टेन डेफिनेशन रिलेटेड टू द एक्ट्स। तो सेक्शन 2 में जितने भी डेफिनेशन रहेंगे वो सारे के सारे क्या रहते हैं, वो इंडिपेंडेंट रहते हैं, उनका एक दूसरे से कोई भी कनेक्शन नहीं रहता है। और जब कनेक्शन नहीं है तो वहां पे सीधे जो रूल हो जाएगा वो सीधे सेक्शन 2, और अब मान लीजिए मैं ए लिखता हूं तो ये हो जाएगा सेक्शन 2 क्लॉज ए हो जाएगा। तो आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। तो आपने पढ़ लिए हैं लॉ को पढ़ने के कुछ बेसिक रूल्स। तो अब हम शुरू करते हैं कंपनीज एक्ट। तो देखिए, कंपनीज एक्ट को पढ़ने से पहले तो हमें सबसे पहले दिमाग में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि व्हाट इज कंपनी। तो इसको डिफाइन किया गया है दो जगह पे। एक तो जनरल डेफिनेशन है कि हमारे ओपिनियन में व्हाट इज कंपनी, और दूसरा लीगल टर्म्स में कंपनी क्या बोलता है। लीगल टर्म्स में मतलब है कि कंपनीज एक्ट क्या बोलता है। लिखा हुआ है सेक्शन 2 और क्लॉज 20। आपको मैंने बताया कि सेक्शन 2 में जो टॉपिक्स होते हैं वो इंटररिलेटेड नहीं होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, तो वहां पे सीधे हम यूज करेंगे क्लॉज का। ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 डिफाइंस अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी अदर प्रीवियस कंपनी लॉ। कंपनी या तो इस एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड हुई हो या फिर प्रीवियस लॉ। तो देखिए, प्रीवियस लॉ हमारे पास कंपनी के दो एक्ट थे, एक था 1956 और दूसरा है 2013। तो किसी भी एक्ट से कंपनी रजिस्टर्ड हुई हो वो क्या मानी जाएगी, कंपनी मानी जाएगी। अब नेक्स्ट पार्ट जो हम बात करेंगे कि कंपनी वर्ड बना कैसे। ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है कंपनी। कॉम का मतलब होता है टुगेदर, और पैनिक्स का मतलब होता है ब्रेड। तो जब हम इन दोनों को मिला देते हैं तो बन जाता है कंपनी। इसका मतलब कि जब दो या दो से अधिक लोग किसी पर्टिकुलर चीज को मिल बांट के खाते हैं तो वो बनता है कंपनी। सिमिलरली अगर इसको फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो मान लीजिए जब दो या दो से अधिक लोग क्या करेंगे, कुछ पैसा इकट्ठा करके एक जॉइंट स्टॉक क्रिएट करेंगे और उसके बाद एक बिजनेस में डालेंगे। उसको बिजनेस में डालने के बाद क्या होगा, एक प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट को आपस में क्या करेंगे, बांट के खाएंगे, और वही होगा आपका कंपनी। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी। तो सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक्स है कंपनी का वो है सेपरेट लीगल एंटिटी। अब ये होता क्या है, इसको चलिए समझते हैं। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब होता है कंपनी एंड इट्स मेंबर्स बोथ आर दी डिफरेंट थिंग्स। मतलब कंपनी इज नॉट इक्वल टू इट्स मेंबर्स। इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि रिलायंस इंडस्ट्रीज इज नॉट इक्वल टू मुकेश अंबानी। इसी प्रकार से टीसीएस इज नॉट इक्वल्स टू मिस्टर रतन टाटा। तो इसका मतलब ये है कि कंपनी और कंपनी के मेंबर्स दोनों के दोनों क्या है, इंडिपेंडेंट है। इसके बीच में कंपनी और कंपनी के मेंबर्स के बीच में कहीं ना कहीं एक पर्दा है जो दोनों को क्या करता है, डिस्टिंग्विश करता है। इसका मतलब कि कंपनी के एक्ट्स के लिए मेंबर रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे और मेंबर्स के एक्ट के लिए कंपनी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी। एग्जाम्पल के तौर पे आपने ओ माई गॉड मूवी देखी होगी, तो जिसके अंदर ये दिखाया जाता है कि अगर आपके घर पे इलेक्ट्रिसिटी जाती है तो आप किसको फोन करते हैं,
आप फोन करते हैं रिलायंस में फोन करते हैं, ना कि मुकेश अंबानी के घर पे फोन करेंगे कि भाई साहब आके हमारी इलेक्ट्रिसिटी खराब हो गई, प्लीज इसको ठीक कर दो। रीजन क्या है? कंपनी अलग है, कंपनी के मेंबर्स अलग है। इसी प्रकार मुकेश अंबानी ने किसी का एक्सीडेंट कर दिया तो उसके लिए रिलायंस पे कोई आंच नहीं आएगी, वो क्या है? पर्सनल एक्ट है, और मेंबर्स के पर्सनल एक्ट्स के लिए कंपनी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी। इसी प्रकार से कंपनी ने अगर फ्रॉड कर दिया है या फिर कंपनी ने कुछ गलत काम किया है तो क्या मेंबर्स रिस्पॉन्सिबल होंगे या नहीं होंगे, इसके लिए वीडियो में बने रहिए, हम इसको लेटर पार्ट में डिस्कस करने वाले हैं। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। तो सेपरेट लीगल एंटिटी हमें ये भी बताता है कि कंपनी जो है वो क्या कर सकती है, किसी के ऊपर केस कर सकती है, केस करवा भी सकती है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, पहली चीज जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, कंपनी इज नॉट लाइबल फॉर द एक्ट्स ऑफ इट्स मेंबर्स एंड वाइस वर्सा, मतलब इसका अपोजिट कि मेंबर्स के एक्ट के लिए कंपनी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी और कंपनीज के एक्ट के लिए मेंबर्स रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगी। कंपनी क्या कर सकती है? अपने प्रॉपर्टी को एक्वायर कर सकती है, अपने नाम से कंपनी लायबिलिटीज इनकर कर सकती है, और वो जो असेट एंड लायबिलिटीज होगा ओनली बिलोंग टू दी कंपनी, वो किसी मेंबर का नहीं होगा। और अगर आपको इसको और डीप में पढ़ना चाहते हैं तो आप केस लॉ रेफर कर सकते हैं सैलमन वर्सेस सैलमन कंपनी लिमिटेड का। अब देखिए कंपनी है एक इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन और इसको हम देख सकते हैं एमसीए के पोर्टल पे भी देख सकते हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि कंपनी है एक इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन अंडर कंपनीज एक्ट, तो इसके डेटा को कोई भी पर्सन एक्सेस कर सकता है। तो चलिए हम देखते हैं इसको कैसे एक्सेस करते हैं। तो आपको गूगल पे सर्च करना है एमसीए, और जब आप एमसीए सर्च करेंगे गूगल पे तो आपको सबसे पहला ऑप्शन सेलेक्ट करना है जो कि है mca.gov. इसके अंदर आपको जाना है एमसीए सर्विसेज में। जब आप एमसीए सर्विसेज में जाएंगे तो आपको क्लिक करना है मास्टर डेटा पे। मास्टर डेटा पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपका ऑप्शन आएगा व्यू कंपनी और एलएलपी मास्टर डेटा। इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे वैसे एक नया पेज ओपन होगा, एंटर कंपनी नेम या फिर एलएलपी नेम। तो आप इस पे सर्च कीजिए। तो हम इस पे टाइप करते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज। रिलायंस इंडस्ट्रीज टाइप करने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली इस पे सर्च करना है। तो आप देखेंगे कि आपके पास आया है 3 ऑप्शन। तो हम सबसे पहले सेलेक्ट कर लेते हैं इसको, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो सिन नंबर अपने आप फैच कर लेगा, ये इसको बोलते हैं कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर। जैसे हम लोगों का आधार कार्ड होता है वैसे ही कंपनी का एक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है जिसको सिन बोलते हैं। अब आपको इसके अंदर फीड करना है कैप्चा, और आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। देखिए यहाँ पे आपको मिल गया, सिन नंबर आ गया, कंपनी का नाम आ गया, कंपनी कहाँ पे रजिस्टर्ड है, तो ये आपका रजिस्टर्ड है कहाँ पर, मुंबई में रजिस्टर्ड है। कंपनी का रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है, इसका मतलब होता क्या है हम इसको आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे। कंपनी की जो सब कैटेगराइजेशन है वो लिखा हुआ है कि नॉन गवर्नमेंट कंपनीज है। क्लास ऑफ कंपनी है ये पब्लिक कंपनी, मींस एनी पर्सन कैन बाय द शेयर्स ऑफ दिस कंपनी की ऑथराइज कैपिटल ये रही, कंपनी की पेड अप कैपिटल है, और ये बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जिसको आप देख सकते हैं। ये कंपनी के ऊपर क्या क्रिएट किया गया है, चार्जेस। चार्जेस का मतलब है कि कंपनी ने कितना बैंक से लोन ले रखा है। और जब आप इसको स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे आएंगे तो आपको मिलेगा कंपनी के डायरेक्टर्स की डिटेल। तो देखिए ये कंपनी के सारे क्या है, डायरेक्टर्स है, जिसके अंदर कहीं ना कहीं मुकेश अंबानी का भी नाम होना चाहिए। और ये रहा 3rd नंबर पे है मुकेश धीरूभाई अंबानी, ये उनका क्या है, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर है। और जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जो मुकेश अंबानी है वो किन किन और कंपनीज में डायरेक्टर है। तो ये सारी की सारी हमारे पास क्या गई, लिस्ट आ गई है। तीसरा जो है हमारे पास है वो है आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। आर्टिफिशियल लीगल पर्सन अब होता क्या है, देखिए इसको समझते हैं फटाफट। आर्टिफिशियल लीगल पर्सन हमें क्या बोलता है, कंपनी डज नॉट एग्जिस्ट इन द फिजिकल फॉर्म। ना तो कंपनी की कोई बॉडी है, ना ही कोई आत्मा है, ना ही कोई सोचने समझने की क्षमता है। इसका मतलब इसके पास कोई फिजिकल फीचर नहीं है जो कि इंसानों के पास होता है। इसका मतलब टोटली क्या है, एक ये फिक्टिशियस पर्सन है, और इसका एग्जिस्टेंस कहां पर है, ओनली इन द आइज ऑफ लॉ। देखिए हम सभी को बनाया है भगवान ने, राम रहीम मोहन सोहन पोहन रोहन, ये सभी लोग क्या है, नेचुरल पर्सन है, और हमने बनाया है कंपनी को, इसीलिए क्या है ये आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है। और इसके पास क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है, लायबिलिटीज होती है, लीगल राइट्स होते हैं कि ये किसी के ऊपर केस कर सकता है। अब मान लीजिए अगर किसी को सू कर सकता है तो इसके ऊपर भी सू किया जा सकता है, किसके नाम से, कंपनी के नाम से ही किया जा सकता है। इसका डोमिसाइल होता है, इसका मतलब है किस एरिया से बिलोंग करता है, नेशनैलिटी होती है कि किस नेशन से बिलोंग करता है, रेजिडेंस होता है कि किस पर्टिकुलर एरिया की बात कर रहा है ये। लेकिन कंपनी कैन नॉट एंजॉय फंडामेंटल राइट्स। देखिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं, आपको पता होगा कि हमारे पास टोटल फंडामेंटल राइट 6 हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ इंडिया के सिटीजन्स को दिए गए हैं। ऑल्दो उसमें से कुछ ऐसे भी हैं जो फॉरेन नेशनलिस्ट को दिए गए हैं, बट वो सारे के सारे होने चाहिए नेचुरल पर्सन होने चाहिए। बट कंपनी तो क्या है, एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है, तो आर्टिफिशियल लीगल पर्सन कैन नॉट एंजॉय फंडामेंटल राइट्स। आई होप आपको यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट पार्ट हम बात करेंगे कंपनी की फीचर की, जो कि हमारे पास लिमिटेड लायबिलिटी। इसको समझने के लिए हमें एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए ये आप है
और आपने किसी में इन्वेस्ट किया ₹1,00,000, तो अगर कंपनी को लॉस होता है तो आपका मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है? वो हो सकता है 1,00,000। ये बात करता है किसकी? ये होता है लिमिटेड लायबिलिटी की। बट अगर हो जाए अनलिमिटेड लायबिलिटी, तो अनलिमिटेड लायबिलिटी के केस में क्या हो जाएगा कि आपके 1,00,000 रुपीज तो जाएंगे ही जाएंगे, और हो सकता है कि आपके पर्सनल असेट, हो सकता है टीवी, घर बार, ये सब भी चला जाए। तो कंपनी का क्या होता है? लिमिटेड लायबिलिटी होती है। और लिमिटेड लायबिलिटी कितनी होगी वो एक बार फटाफट हम देख लेते हैं। शेयर होल्डर्स हैव लिमिटेड लायबिलिटी टू द अनपेड वैल्यू ऑफ शेयर्स। मान लीजिए 10 रुपए का शेयर है, आपने पेमेंट किया सिर्फ 6 रुपए, तो आपकी लायबिलिटी जो है वो ओनली 4 रुपीज है, मतलब लिमिटेड है। Once they have paid the full amount on the shares held by them, they have no obligation towards the company। अगर आपने 10 रुपए का पूरा शेयर का पेमेंट कर दिया है तो अब आपकी कोई भी लायबिलिटी नहीं है। आपका मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है? 10 रुपए हो सकता है, इससे ज्यादा लॉस नहीं हो सकता। नेक्स्ट टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, वो है आपका परपीचुअल सक्सेशन। इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं जो कि अभी रीसेंट एग्जाम्पल होगा। तो अब हम आ चुके हैं परपीचुअल सक्सेशन पे। इसको समझने के लिए मैं एक बना देता हूँ छोटा सा ड्राइंग। ऑल तो मेरी ड्राइंग बहुत बेकार है। ये बनाता हूं मैं कोई चेयर, आपको कहीं से भी चेयर नहीं दिख रहा है, और ये लोगों की लाइन लगी पड़ी है। ये लोग आएंगे, चेयर पे बैठेंगे और चले जाएंगे। तो ये ऐसा एग्जाम्पल हमने लिया क्यों? ये जो चेयर है वो है हमारे फर्स्ट सिटीजन की, वो है हमारे प्रेसिडेंट। और आपको पता भी होगा कि अब हमारे नए प्रेसिडेंट आ चुकी हैं, उस टाइम में वो शपथ भी ले लेंगी। देखिए, प्रेसिडेंट आएंगे, चेयर पे बैठेंगे और चले जाएंगे। प्रेसिडेंट आएंगे, चेयर पे बैठेंगे और चले जाएंगे। ये प्रोसेस चलता रहेगा। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे पर्सन चेंज हो रहा है लेकिन चेयर चेंज नहीं हो रहा है। यही होता है परपीचुअल सक्सेशन। परपीचुअल सक्सेशन का मतलब होता है एग्जिस्टेंस फॉरएवर। और एग्जिस्टेंस फॉरएवर का मतलब क्या होता है कि मेंबर्स आएंगे, मेंबर्स जाएंगे, मेंबर शहीद भी हो जाएंगे, लेकिन उससे कंपनी के एग्जिस्टेंस पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। मान लीजिए कंपनी में 2 मेंबर्स थे, दोनों का आकस्मिक देहांत हो जाता है, तो उसका मतलब ये नहीं कि कंपनी बंद हो चुकी है। कंपनी थी, कंपनी है और कंपनी रहेगी। कंपनी के केस में ये रूल अप्लाई नहीं होता है कि आपने बॉलीवुड में गाना सुना होगा, आने से उसके आए बाहर, जाने से उसके जाए बाहर। ऐसा कंपनी के केस में अप्लाई नहीं होता है। चाहे वो आए या ना आए, चाहे भाड़ में जाए, कंपनी थी, कंपनी है और कंपनी रहेगी। कंपनी के एग्जिस्टेंस पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसको हम फटाफट एक बार नोट्स से देख लेते हैं कि नोट्स क्या बोलता है। तो अब हम आ चुके हैं नोट्स पे। तो नोट्स क्या बोलता है, देखिए, अ कंपनी हैज परपीचुअल सक्सेशन, इट नेवर डाइज और नॉर द लाइफ इट डिपेंड अपॉन द लाइफ ऑफ इट्स मेंबर। जो बात आपको मैंने समझाई वही यहाँ पे बात बोल रहा है। ये क्या है? इनकॉर्पोरेटेड बाय लॉ है एंड ओनली बाय द प्रोसेस ऑफ लॉ। देखिए, अगर ये क्रिएट किया गया है लॉ के द्वारा तो इसको एंड भी लॉ के द्वारा ही किया जाएगा। अगर किसी मेंबर की डेथ हो जाती है तो इससे कंपनी का डेथ नहीं होगा। इसका मतलब एग्जिस्टेंस ऑफ द कंपनी इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द एग्जिस्टेंस ऑफ इट्स मेंबर्स। कॉमन सील की, कॉमन सील बहुत बेसिक टॉपिक है। देखिए क्या बात करता है कि हम सभी लोग नेचुरल पर्सन है, तो हमारे पास हाथ पैर है, हम साइन कर सकते हैं, लेकिन कंपनी तो साइन नहीं कर सकती। कंपनी के हाथ पैर है ही नहीं, क्योंकि कंपनी का तो रियल में एग्जिस्टेंस ही नहीं है। एवरी कंपनी हैव इट्स कॉमन सील विच वर्क एज इट्स सिग्नेचर। तो एक कॉमन सील क्या होता है? एक प्रकार से कंपनी के सिग्नेचर की तरह काम करता है। और ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये है कॉमन सील। इसके बाद जो हमारे पास अगला टॉपिक है वो है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। तो देखिए, कंपनी के ह्यूज कैपिटल को हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं और ये पार्ट्स कहलाते हैं क्या? शेयर। तो आप शेयर को क्या कर सकते हैं? डिवाइड कर। तो आप शेयर को क्या कर सकते हैं? किसी को ट्रांसफर कर सकते हैं। इन केस इफ यू आर अ पब्लिक कंपनी, पब्लिक कंपनी में शेयर को ट्रांसफर करने पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है, लेकिन प्राइवेट कंपनी में रिस्ट्रिक्शन होती है, क्योंकि अगर आपने प्राइवेट कंपनी में सभी को शेयर ट्रांसफर करना शुरू कर दिया तो उसका प्राइवेट नेचर बरकरार नहीं रहेगा। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं वो है लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील। देखिए, अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि कंपनी और कंपनी के मेंबर्स जो है वो दोनों के दोनों क्या है? डिफरेंट है। अगर ये कंपनी है हमारी और ये इसके क्या है? मेंबर्स है। और ये यहाँ पे क्या है? एक व्हील है। व्हील का मतलब होता है पर्दा। आपने गाना सुना होगा, ये पर्दे में रहने दो, पर्दा ना हटाओ। लेकिन अगर मेंबर कुछ ऐसा कर रहे हैं जो कि अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी है, इलीगल काम कर रहे हैं, तो फिर सरकार बोलेगी कि अब तो पर्दा हटेगा। हमें समझते हैं इसको एग्जाम्पल के थ्रू।
एग्जाम्पल क्या लेते हैं कि मान लीजिए कंपनी ने कर दिया फ्रॉड, तो कोर्ट बोलेगा कि जेल जाना पड़ेगा, मेंबर्स को जेल जाना पड़ेगा। लेकिन मेंबर्स बोलेंगे देखो कंपनी और कंपनी के मेंबर्स अलग अलग है, और ये आपने बताया है कि कंपनी के एक्ट्स के लिए मेंबर रिस्पॉन्सिबल हो नहीं सकते, तो फ्रॉड तो कंपनी ने किया है, तो जेल हम क्यों जाए? भाई बात तो सही है। तो फिर लॉ क्या करेगा, इस पर्दे को हटाएगा, जिसको बोलेंगे लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील या फिर पर्शिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील। और ऐसा कब कब किया जाता है, चलिए देखते हैं। अब हम आ चुके हैं हमारे नोट्स पे, और ये लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील कब कब किया जाता है इसको देखते हैं। देखिए, अ कंपनी हैज अ सेपरेट लीगल एंटिटी विच डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम इट्स मेंबर। आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया जा चुका है। कंपनी कैन नॉट बी हेल्ड लायबल फॉर द एक्ट ऑफ इट्स मेंबर, ये भी आपको एक्सप्लेन किया जा चुका है, एंड वाइस वर्सा। और इसी को बोलते हैं कॉर्पोरेट व्हील। लेकिन कुछ सर्कमस्टांसेस है जहां पे इस पर्दे को हटा दिया जाता है, और जो कंपनी को जो चला रहे हैं लोग, जिनकी वजह से फ्रॉड हुआ है, उनको जेल में डाला जाता है। अब जेल में जाएंगे तो जेल में अच्छा खासा प्रसाद भी मिलेगा। तो देखिए, इसको दो तरीके से हम कर सकते हैं। पहला है एट द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट, मतलब कोर्ट की मर्जी से। कब कब? डिटर्मिनेशन ऑफ करेक्टर ऑफ द नेचर ऑफ द कंपनी, कंपनी का करेक्टर डिफाइन करने के लिए कंपनी किस तरीके का काम कर रही है, कंपनी किस प्रकार की है, कि हो सकता है कि कंपनी श्याम नेचर की हो सकता है कंपनी फ्रॉड कर रही हो सकता है कंपनी कुछ ऐसा काम कर रही हो जो कि अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी हो। इसके बाद बेनिफिट्स और प्रोटेक्शन ऑफ रेवेन्यू, कि मान लीजिए कंपनी को फॉर्म किया गया है पैसों को रोटेट करने के लिए, ताकि जो सरकार का टैक्स रेवेन्यू है उसका इवेजन किया जा सके। इसके बाद इवेजन और पर्सनल स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन, कि कुछ ऑब्लिगेशंस होती है कंपनी की, उसको इवेड करने के लिए अगर आपने कंपनी फॉर्म की है या फिर फ्रॉड करने के लिए कंपनी फॉर्म की है, तो उस केस में कोर्ट क्या करेगा, उस व्हील को हटा देगा। अवॉइडेंस ऑफ वेलफेयर लेजिस्लेशन का मतलब है कि आप अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी काम कर रहे हैं, आप देश के हित में काम नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डाइवर्जन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। इसका मतलब है कि बिजनेस अपॉर्चुनिटी को आप किसी और को डाइवर्ट करना चाहते हैं, किसी फॉरेन नेशन को डाइवर्ट करना चाहते हैं, तो उस केस में भी उस व्हील को क्या कर जाएगा, लिफ्ट कर दिया जाएगा। इसके बाद एक्सपर्टीज और बाकी है चेक करने के लिए कंपनी श्याम है या फिर फैकेट है कि नहीं है। इसके बाद हमारे पास आता है स्टैट्यूटरी प्रोविजंस, मतलब एज पर द कंपनीज एक्ट। इसका मतलब है कि इसको कंपनीज एक्ट में भी डिफाइन किया गया है कि कब कब इस व्हील को लिफ्ट कर दिया जाएगा। तो सबसे पहला रिडक्शन ऑफ द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स। हम आने वाली वीडियोस में बात करेंगे कि प्राइवेट और पब्लिक कंपनीज के लिए कितने मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स की जरूरत होती है। पब्लिक कंपनी में चाहिए होता है मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स 7 होने चाहिए, और मान लीजिए मेंबर हो गए 7 से कम, तो उस केस में व्हील को क्या कर दिया जाएगा, लिफ्ट कर दिया जाएगा। होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी रिलेशनशिप, आपको जान के हैरानी होगी कि हमारे देश में बहुत सारी होल्डिंग एंड सब्सिडीज कंपनी बना के क्या किया जाता है, टैक्स रेवेन्यू का इवेड किया जाता है। तो उस केस में भी कॉर्पोरेट व्हील को क्या किया जा सकता है, लिफ्ट किया जा सकता है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ ऑनरशिप इन दी कंपनी, की कंपनी में ऑनरशिप किस किस का है, इसका इन्वेस्टिगेशन करने के लिए लिफ्ट किया जा सकता है। डायरेक्टर्स विद अनलिमिटेड लायबिलिटी, अगर किसी डायरेक्टर की लायबिलिटी अनलिमिटेड है तो उस केस में भी क्या किया जाएगा, कॉर्पोरेट व्हील को लिफ्ट किया जाएगा। इसके बाद आप देख सकते हैं इन्वेस्टिगेशन करने के लिए किया जा सकता है। फ्रॉडलेंट, अगर बिजनेस फ्रॉड पर्पज से किया जा रहा है तो किया जा सकता है। एप्लीकेशन मनी को रिटर्न नहीं किया है लोगों तक, मिस रिप्रेजेंटेशन प्रोस्पेक्टस दिया है, मिस डिस्क्रिप्शन ऑफ नेम दिया हुआ है, प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट हो गया, कुछ अल्ट्रा वायरस एक्ट है जिसको हम आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे, एंड लायबिलिटीज अंडर अदर स्टैट्यूट्स, मतलब कुछ अलग एक्ट में, कुछ डिफरेंट एक्ट में कुछ लायबिलिटीज है, तो इन सब चीजों के लिए भी कॉर्पोरेट व्हील को लिफ्ट किया जा सकता है। तो देखिए, एग्जाम पर्सपेक्टिव में आप क्या करेंगे, सारे पॉइंट्स को रिमेंबर करना लगभग इम्पॉसिबल होता है। तो आप क्या करेंगे, इसमें से कोई 3 पॉइंट्स और इसमें से कोई 5 to 6 पॉइंट आप रिमेंबर कर पाएंगे आसानी से। और कॉमन सेंस क्या बोलता है कि देखिए, कोई भी काम अगर आप अगेंस्ट द नेशन करेंगे, अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी करेंगे, तो उस केस में सरकार किसी को नहीं छोड़ेगी, लॉ किसी को नहीं छोड़ेगा, लॉ हर किसी को पकड़ के मारेगा। मैं आशा करता हूं कि आपने वीडियो को बहुत एंजॉय किया होगा। इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।